हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 20 आपदा प्रबंधन भाग 3 पढ़ाने वाली हूँ। भाग 2 में अनावृष्टि, अकाल, दावा अग्नि, दावा नल के बारे में आगे पढ़े थे। मानव सर्जित आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटना, भोपाल गैस कांड, गैस रिसाव के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके विषय में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विषाणुजन्य रोग, उसके बारे में, उससे बचाव के बारे में। आगे अब हम पढ़ते हैं आतंकवादी हमला, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछली सदी के अंतिम दशक में समस्त विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने अत्यंत भयानक एवं विकृत रूप धारण किया है। हम सब उससे परिचित हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आतंकवाद किसी जाति, समुदाय या संप्रदाय अथवा प्रदेश की परवाह नहीं करता। वह मानवता का शत्रु है। सामान्य तौर पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किए जाने वाले अनैतिक विनाशकारी कार्यों को आतंकवाद कहते हैं, जिसमें संपत्ति का नाश करना, डर या भय का वातावरण बनाकर अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकृष्ट करना, सामूहिक नरसंहार, अपहरण जैसे अमानवीय कृत्य ये आतंकवादियों के हथियार हैं। हाल में आतंकवाद का प्रसार इतना बढ़ गया है कि वह विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है। इस समय कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी हमला के बारे में यहाँ बताया गया है कि पिछले सदी के अंतिम 10 साल में समस्त यानी पूरे विश्व में त्रासवाद की घटनाओं ने बहुत ही भयानक एवं खराब स्वरूप धारण किया है। विकृति का मतलब होता है खराब। हम सब उससे परिचित हैं, उसके विषय में जानते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आतंकवाद किसी जाति, समुदाय यानी दल या संप्रदाय यानी धर्म अथवा प्रदेश की परवाह नहीं करता है। वह मानवता का दुश्मन है। साधारण तौर पर व्यक्ति या व्यक्तियों के दल द्वारा किए जाने वाले अनैतिक, जो नीति के विरुद्ध हो, खिलाफ हो, ऐसे विनाशकारी कार्यों को आतंकवाद कहते हैं, जिसमें संपत्ति का नाश करना, डर या भय का माहौल बनाकर अपनी मांगों के प्रति लोगों का ध्यान खींचना, सामूहिक यानी एक साथ कई लोगों को मार डालना, नरसंहार, अपहरण जैसे अमानवीय, जो मानव के कार्य नहीं है, ऐसे कार्य ये आतंकवादियों के हथियार हैं। कुछ ही समय पहले आतंकवाद का प्रसार इतना बढ़ गया है कि वह विश्व के बहुत से देशों में फैल चुका है। इस समय कोई भी देश आतंकवाद से सुरक्षित नहीं है। आगे पढ़ते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 9 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा श्रृंखलाबद्ध आत्मघाती हमला किया गया। श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है एक के बाद एक। उस दिन सवेरे 19 आतंकवादियों ने 4 जेट यात्री विमानों को अपहृत किया यानी अपहरण किया। उनमें 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के 2 टावरों के साथ टकराए। इन 2 विमानों की टक्कर से उनमें सवार सभी मुसाफिर तथा टावर में काम करने वाले सैकड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग मकानों के धराशायी होने से घायल हुए। बाकी 2 विमानों में से एक पेंटागन से टकराया और दूसरा पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिरा। हालांकि उन दोनों विमानों में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। इस दुर्घटना में लगभग 3000 निर्दोष नागरिक मारे गए और 6000 से अधिक नागरिकों के घायल होने का अंदाजा है। यहाँ विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाओं के बारे में बताया गया है कि 9 सितंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन द्वारा एक के बाद एक आत्मघाती हमला किया गया। उस दिन सवेरे 19 आतंकवादियों ने 4 जेट यात्री विमानों को अपहरण कर लिया। उनमें 2 विमान न्यूयॉर्क शहर के 2 टावरों के साथ टकरा गए। इन 2 विमानों के टक्कर से उनमें बैठे सभी यात्रियों तथा टावर में काम करने वाले सैकड़ों लोग कुछ ही मिनटों में मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग मकानों के गिरने के कारण घायल हो गए। बाकी 2 विमानों में से एक पेंटागन से टकराया और दूसरा पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिरा, जिसके कारण दोनों विमानों में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका।
इस दुर्घटना में लगभग 3000 लोग निर्दोष थे जिनका कोई दोष नहीं था। ऐसे नागरिक मारे गए और 6000 से अधिक नागरिकों के घायल होने का अनुमान लगाया गया है। आगे है 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी टुकड़ी के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया और लगभग 45 मिनट तक अंधाधुंध यानी लगातार गोलियां चलाकर पूरे परिसर को बंधक बना लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के शत्रु देश के प्रयास को भारतीय सुरक्षा दल के जवानों ने प्राण की बाजी लगाकर निष्फल बनाया। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 16 जवान घायल हुए। यहाँ 13 दिसंबर 2001 की घटना के बारे में बताया गया है कि 13 दिसंबर 2001 को एक आतंकवादी टुकड़ी यानी दल के 5 आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर आक्रमण किया और लगभग 45 मिनट तक लगातार गोलियां चलाकर पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के समान संसद को भ्रष्ट करने के लिए, उसको मिटा देने के लिए शत्रु जो दुश्मन थे देश के, उनके प्रयास को भारतीय सुरक्षा दल के जवानों ने अपने प्राण की बाजी लगाकर उन्हें असफल बना दिया। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते समय 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए तथा 16 जवान घायल हुए। आगे है 26 नवंबर 2008 को देर रात में मुंबई के प्रसिद्ध होटलों के पास तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर श्रेणीबद्ध बम विस्फोटों और गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिनके कारण लगभग 137 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक विख्यात होटल में भी आतंकवादियों ने अनेक लोगों को बंधक बनाया। इस घटना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 200 कमांडो, सेना के 50 कमांडो तथा सेना की 5 टुकड़ियां भेजी गई थीं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों को लगभग 2 दिन तक संघर्ष करके मात दिया गया था। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के छावनी क्षेत्र में आर्मी स्कूलों में आतंकियों के हमले में 132 निर्दोष बालकों सहित कुल 141 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ 24 नवंबर 2008 को जो घटना हुई उसके बारे में बताया गया है कि 24 नवंबर 2008 को देर रात में मुंबई की प्रसिद्ध प्रख्यात होटलों के पास तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर थोड़े थोड़े समय के बाद श्रेणीबद्ध यानी एक साथ बम विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं घटी, जिनके कारण लगभग 147 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक प्रसिद्ध होटल में भी आतंकवादियों ने अनेक लोगों को बंधक बना लिया। इस घटना पर काबू पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के 200 कमांडो, सेना के 50 कमांडो तथा सेना की 5 टुकड़ियां भेजी गई थी। नए समय के हथियारों से लैस आतंकियों को लगभग 2 दिन तक संघर्ष करके उनको हरा दिया गया। दिसंबर 2014 में पाकिस्तान के पेशावर शहर के छावनी क्षेत्र में भी ऐसे ही घटना घटी। वहां स्थित आर्मी स्कूल में आतंकियों के हमले में 132 निर्दोष बालकों सहित कुल 141 लोगों की मौत हुई थी। आगे है क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी संदेहजनक गतिविधि की जानकारी पुलिस को दीजिए। सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, बगीचों, धार्मिक स्थल में पड़ी लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं। उसकी जानकारी सुरक्षा पर तैनात सुरक्षाकर्मी को दीजिए। सुरक्षा के लिए की जा रही अंग तलाशी की प्रक्रिया में सहयोग कीजिए। यदि आप घर किराए पर दे रहे हो तो उसकी जांच समीप के पुलिस थाने में करवाएं। कानूनन ऐसा करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों को सीसीटीवी से सुसज्ज बनाना चाहिए। यात्रा के दौरान बस या ट्रेनों में कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़कर उतर गया है, यदि ऐसा लगे तो तत्काल जवाबदार व्यक्ति को सूचना दें। पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों में यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता हो, स्थानीय लोगों के साथ हिलता मिलता न हो, देर रात तक कंप्यूटर पर काम करते हो, ऐसे लोगों के
संदेहजनक व्यवहार की जानकारी पुलिस को दें। लावारिस पड़े वाहनों की सूचना पुलिस को दें। करें आतंकवादी जैसी घटनाएं न घटें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसी भी संदेहजनक यानी किसी पर हमें शक हो उसकी गतिविधि पर, तो हमें उसकी तुरंत जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे शॉपिंग मॉल, सिनेमा घरों, बगीचों, धार्मिक स्थानों में पड़ी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं। उसकी जानकारी तुरंत सुरक्षा पर तैनात वहाँ के सुरक्षाकर्मी को देना चाहिए, बताना चाहिए उसके बारे में। सुरक्षा के लिए की जा रही अंग तलाशी की प्रक्रिया में हमें उनका सहयोग करना चाहिए। यदि घर किराए पर हम दे रहे हैं तो उसकी जांच के लिए नज़दीक के पुलिस थाने में करवाएं। कानूनन ऐसा आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों यानी जहाँ पे सभी लोग आते जाते हैं, ऐसे जगहों पर CCTV लगवानी चाहिए। सफ़र के समय बस या ट्रेनों में कोई व्यक्ति अगर अपना सामान छोड़कर उतर गया है, यदि ऐसा लगे तो तुरंत उसका सूचना वहाँ के जवाबदार लोगों को देना चाहिए। पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों में यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है और स्थानीय लोगों के साथ वहाँ मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं करता है और देर रात तक कंप्यूटर पर काम करता हो, तो ऐसे शक होने पर उसके व्यवहार की जानकारी पुलिस को देना चाहिए। लावारिस पड़े वाहनों की सूचना तुरंत पुलिस को देना चाहिए। आगे है क्या न करें। अनजान व्यक्ति द्वारा दी जा रही कोई चीज़ या पार्सल न लें। अनजान व्यक्ति की पूरी जांच के बिना मकान किराए पर न दें। अनजान व्यक्ति के साथ मकान, वाहन या मोबाइल की खरीद बिक्री न करें। यहाँ करें कि आतंकवादी जैसी घटना न घटे, इसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। अनजान जिसे हम जानते नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी जा रही कोई भी चीज़ या पार्सल नहीं लेना चाहिए। अनजान व्यक्ति की पूरी जांच के बिना हमें मकान किराए पर नहीं देना चाहिए। जिसे हम नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति के साथ मकान, वाहन या मोबाइल की खरीद बिक्री नहीं करनी चाहिए। आगे है दंगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया के अनेक देशों में यह समस्या देखने को मिलती है। दंगों के सामान्य लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि इनमें जुड़ने वाले अधिकांश लोग मूल आशय या उद्देश्य से अनजान होते हैं। देखा देखी या भीड़ तंत्र के रूप में वे शामिल हो जाते हैं। बिना किसी सामूहिक हित या उद्देश्य के एकत्र हुए भीड़ द्वारा जानबूझकर शांति भंग की जाती है। दंगे वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं। कभी कभी दंगे राजनीतिक रूप धारण करके विद्रोह बन जाते हैं, तो कभी सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाते हैं और तब देश में सामाजिक सद्भाव तथा संवादिता खतरे में पड़ जाती है। ऐसे दंगों में निर्दोष लोगों को काफ़ी सहन करना पड़ता है। हर रोज़ श्रम करके रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जान माल की भी भारी क्षति होती है। दंगों के कारण देश की एकता और अखंडता के सम्मुख चुनौती पैदा होती है। इस कारण दंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके दबाना अनिवार्य है। यहाँ दंगे के बारे में बताया गया है कि दुनिया के अनेक देशों में यह समस्या देखने को मिलती है। दंगों के साधारण लक्षणों को देखें तो पता चलता है कि इनमें जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग जो मुख्य कारण होता है या उद्देश्य उससे अनजान होते हैं। देखा देखी या भीड़ तंत्र के रूप में वे वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। बिना किसी सामूहिक हित या उद्देश्य के एकत्र हुई भीड़ द्वारा जानबूझकर शांति भंग की जाती है, तोड़ी जाती है। दंगे वैधानिक ढंग से स्थापित शासन प्रणाली को अस्थिर बनाते हैं, सही ढंग से नहीं चलने देते हैं। कभी कभी दंगे राजनीतिक रूप धारण करके विद्रोह बन जाते हैं, तो कभी सांप्रदायिक यानी जाति पाति को संघर्ष में बदल जाते हैं और तब देश में सामाजिक सद्भाव और संवादिता यानी बातचीत जो एक दूसरे से होती है वो खतरे में पड़ जाती है। ऐसे दंगों में निर्दोष लोगों को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है। हर रोज़ मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वालों की जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोगों को जान माल की बहुत भारी हानि भी होती है। दंगों के कारण देश की एकता और अखंडता के सामने चुनौती पैदा होती है। इस कारण दंगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उसे दबाना आवश्यक है। आगे दंगा न फैले इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ते हैं।
हिंसा भड़काने वाली बातों पर अफवाहों को फैलाने से रोकिए। मोहल्ले या पोलों में शांति समिति की रचना करके शांति स्थापना हेतु सक्रियता से जुड़ें। दंगे में असरग्रस्त लोगों की मदद करके अपना नागरिक धर्म निभाएं। यह करें कि दंगा न फैले, इसके लिए हिंसा भड़काने वाली बातों या अफवाहों को फैलाने से हमें रोकना चाहिए। मोहल्ले या पोलों में शांति समिति की रचना करके शांति स्थापित के लिए कार्य से हमें जुड़ना चाहिए। दंगों में असरग्रस्त लोगों की मदद करके अपना नागरिक धर्म हमें निभाना चाहिए। आगे है क्या न करें, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अफवाहें फैलाने के निमित्त न बने। कानून व्यवस्था बनाए रखने में तंत्र द्वारा दिए गए आदेशों या कर्फ्यू का उल्लंघन न करें। सोशल मीडिया में बिना सिर पैर की बातों को न मानें और न फैलाएं। इनके अलावा कभी कभी आतंकवादियों द्वारा अपने साथी या साथियों को जेल से छुड़वाने तथा अपनी अन्य मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए विमान, बस या ट्रेन जैसी यात्री वाहनों का अपहरण करते हैं। यात्रियों को बंधक बनाकर दबाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस समय बंधकों के परिवारजनों को धैर्य धारण करके शांति बनाए रखनी चाहिए और शासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का समर्थन करना चाहिए। ऐसी घटनाओं में कमांडो ऑपरेशन करके या आतंकवादियों के साथ चर्चा करके बंधकों को छुड़ाने की कार्यवाही की जाती है। यहाँ बताया गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अफवाहें फैलाने के हम कारण न बने। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार द्वारा दिए गए आदेशों या कर्फ्यू का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया में बिना किसी उद्देश्य की बातों को न मानें और न फैलाएं। इनके अलावा कभी कभी आतंकवादियों द्वारा अपने साथी या साथियों को जेल में छुड़वाने तथा अपनी अन्य मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए विमान, बस या ट्रेन जैसे यात्री वाहनों का अपहरण करते हैं। यात्रियों को बंधक बनाकर दबाव बढ़ाने पर प्रयत्न करते हैं। उस समय बंधकों के परिवारजनों को धैर्य धारण करके शांति बनाए रखनी चाहिए और शासन द्वारा किए जा रहे कामों का समर्थन करना चाहिए। ऐसी घटनाओं में कमांडो ऑपरेशन करके या आतंकवादियों के साथ चर्चा करके बंधकों को छुड़वाने का कार्यवाही की जाती है। आगे है ट्रैफिक यातायात समस्या, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम सभी ने बड़े शहरों की सड़कों पर वाहनों को एक दूसरे के एकदम पास अत्यंत मंद गति से आगे बढ़ते देखा है। इस परिस्थिति को ट्रैफिक जाम कहते हैं। जब यातायात के साधन सड़क पर फंस जाएं, तब ट्रैफिक की समस्या खड़ी होती है। बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर इस तरह की समस्या बार बार उत्पन्न होती है। सड़कों पर पीक आवर्स के समय वाहनों की गति लगभग रुक सी जाती है। ऐसे समय में विकट समय में वाहन चालक, मुसाफिर और राहगीरों को मानसिक तनाव का अनुभव होता है। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने अथवा यातायात पुनः शुरू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ट्रैफिक जाम होने पर वाहनों में से निकलने वाला धुआं तथा भारी मात्रा में बाहर निकलने वाले मलिन द्रव्य वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को जन्म देते हैं। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य और वहाँ की वनस्पतियों का वृद्धि विकास खतरे में पड़ जाता है। ट्रैफिक समस्या के बारे में यहाँ बताया गया है कि हम सभी ने बड़े शहरों की सड़कों पर गाड़ियों को एक दूसरे के एकदम पास और बहुत धीमे गति से आगे बढ़ते देखा है। ऐसी स्थिति को ही ट्रैफिक जाम कहते हैं। जब यातायात के साधन सड़क पर फंस जाएं, तब ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो जाती है। बड़े शहरों की व्यस्त सड़कों पर इस तरह की समस्या बार बार पैदा होती है। सड़कों पर पीक आवर्स का मतलब होता है दोपहर का समय, जब बच्चे स्कूल से छूटते हैं, कुछ लोग ऑफिस से छूटते हैं, खाना खाने के लिए घर पे जाते हैं, तो उस समय बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। ऐसे समय वाहनों की जो गति होती है, रफ्तार लगभग रुक सी जाती है। ऐसे कठिन समय में वाहन चालक, मुसाफिर और राहगीर को मानसिक तनाव का अनुभव होता है। ऐसी स्थिति पर काबू पाने के लिए अथवा यातायात फिर से शुरू करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। ट्रैफिक जाम होने से वाहनों में से निकलने वाला जो धुआं होता है तथा भारी मात्रा में बाहर निकलने वाले मलिन यानी गंदे द्रव्य वायु में प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण को भी जन्म देती हैं,
जिसका परिणाम यह होता है कि उस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य और वहाँ की पेड़ पौधों का वृद्धि विकास खतरे में पड़ जाता है। आगे है, समग्र विश्व में बढ़ते जा रहे शहरीकरण से ट्रैफिक जाम की समस्या लगभग सभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। वाहनों की लंबी लंबी कतारें बन जाती हैं और राहत बचाव के कामों में जुटे वाहन रास्तों पर फंस जाने से कई बार व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप 108 एम्बुलेंस का फंस जाना। ट्रैफिक बढ़ने के कारण वाहन चालकों की गलतियों और रास्तों पर लगे संकेत चिन्हों की समझ के अभाव में होने वाली दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर बहुत ऊंची है। कई बार सड़क दुर्घटना में भोग बनने वाले विकलांग भी बन जाते हैं। यहाँ करें कि पूरे विश्व में बढ़ते जा रहे शहरीकरण यानी शहर का विकास होने से ट्रैफिक जाम की समस्या लगभग सभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं। राहत बचाव के कामों में जुटे गाड़ियों रास्तों पर फंस जाने से कई बार व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए 108 एम्बुलेंस का फंस जाना करें। ट्रैफिक बढ़ने के कारण गाड़ी चालकों की गलतियों और रास्तों पर लगे संकेतों चिन्हों की समझ की कमी में होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की सड़कों पर दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की दर बहुत ऊंची है। कई बार सड़क दुर्घटना में भोग बनने वाले विकलांग भी बन जाते हैं। आगे है, आए दिन किशोर आयु के वाहन चालकों द्वारा होने वाली वाहन दुर्घटनाओं के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। राजमार्गों, हाईवे पर वाहनों के अतिशय भार तथा अनियंत्रित गति के कारण बड़ी दुर्घटनाएं अनावश्यक जल्दबाजी या दी गई सूचनाओं की अवहेलना का परिणाम है। अत्यधिक यातायात के समय और ईंधन की बड़ी मात्रा में दुर्व्यय होता है। अब यदि योग्य समय पर परिवहन व्यवस्था के अग्रिम आयोजन का प्रभावशाली कदम और ट्रैफिक जाम के नियमों के पालन की प्रतिबद्धता न सीखेंगे तो यह समस्या आने वाले दिनों में अनेक लोगों की जिंदगी जोखिम में डालेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे यहाँ बताया गया है कि आए दिन किशोर आयु यानी कम उम्र के लोग गाड़ी चलाने वाले लोगों के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं के समाचार अखबारों में आते रहते हैं, छपते रहते हैं। राजमार्गों यानी हाईवे पर वाहनों के अधिक भार तथा अनियंत्रित गति जिसमें नियंत्रण न हो ऐसी रफ्तार के कारण बड़ी दुर्घटनाएं अनावश्यक जरूरी नहीं ऐसी जल्दबाजी या दी गई सूचनाओं को न मानने का यह परिणाम है। अधिक यानी बहुत अधिक यातायात के समय और ईंधन की बड़ी मात्रा में दुर्व्यय होता है, खर्च होता है व्यर्थ का। अब यदि सही समय पर परिवहन व्यवस्था के आगे के आयोजन का प्रभावशाली कदम और ट्रैफिक के नियमों का पालन प्रतिबद्धता से न सीखेंगे तो यह समस्या आने वाले समय में लोगों की जिंदगी खतरे में डालेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आगे है, क्या करना चाहिए? बड़े शहरों के नज़दीक उपनगरों का विकास करें तथा उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा के सघन रूप में से जोड़ना चाहिए। पैदल यात्रियों तथा साइकिल सवारों के लिए सड़कों के साथ अलग मार्ग ट्रैक बनाएं। सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण दूर करें। व्यक्तियों द्वारा धीमी गति से चलने वाले वाहनों, प्राणियों से खींचे जाने वाले वाहनों पर पीक आवर्स के दरमियान चलाने पर प्रतिबंध रखें। यातायात के नियमों की जानकारी, शिक्षा, सार्वजनिक विज्ञापनों और जन जागृति कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को दें। एक ही स्थान पर एक ही समय नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले व्यक्तियों को अपनी निजी वाहन के बदले एक ही वाहन में जाने का आयोजन करना चाहिए। सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत का काम शीघ्र पूर्ण करनी चाहिए। रैली, बारातों या शोभा यात्राओं को पीक आवर्स के बदले कम वाहन व्यवहार के समय निकलने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। यहाँ क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि बड़े शहरों के नज़दीक उपनगरों का विकास करें तथा उसे सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवा के सघन के रूप में जोड़ना चाहिए। पैदल चलने वाले यात्रियों तथा साइकिल पे चलने वाले सवारों के लिए सड़कों के साथ अलग मार्ग ट्रैक बनाएं। सार्वजनिक सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण यानी
जो भीड़ भाड़ हो रहा है उससे दूर करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा धीमी गति से चलने वाले वाहनों, प्राणियों से खींचे जाने वालों पर पीक आवर्स के समय चलाने का प्रतिबंध करना चाहिए। यातायात के नियमों की जानकारी, शिक्षा, सार्वजनिक विज्ञापनों और जन जागृति कार्यक्रमों के जरिए से नागरिकों को जानकारी दें। एक ही स्थान पर एक ही समय नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले व्यक्तियों को अपने निजी यानी स्वयं की गाड़ी के बदले एक ही गाड़ी में जाने का आयोजन करना चाहिए। सड़कों पर की गई खुदाई और मरम्मत के काम जल्दी से जल्दी पूरे करने चाहिए। रैली, बारात या शोभा यात्राओं को पीक आवर्स के बदले कम वाहन के समय निकलने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आगे और हम लोग पढ़ेंगे आगे के भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।